तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी हरियाणा साथ ही में जयपुर और ग्वालियर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रही 4.6। इस भूकंप में कई मकान गिर गए। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बीते मंगलवार दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 आंकी गई है। इसका केंद्र यानी कि भूकंप का केंद्र नेपाल के बझांग जिले में था, जहां पर केवल 1 घंटे में 4 बार भूकंप आया। यानी कि नेपाल में बताया गया भूकंप से नेपाल के बझांग में कई कच्चे मकान गिर गए। वहीं यूपी के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं राजस्थान को लेकर बताया गया है कि राजस्थान के जयपुर और अलवर में करीब 6 से 7 सेकंड तक लगातार 3 से 4 झटके भूकंप के महसूस किए गए। दोस्तों भूकंप एक ऐसी घटना है जो कभी भी सामने आ सकती है। इसी की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय भूकंप आए तो उस समय आपको क्या करना है। आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भूकंप को लेकर एक खबर आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में अपने देश के कई हिस्सों में भूकंप आएंगे। तो आने वाले दिनों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो इसी की वजह से आपको सावधान रहना है भूकंप से बचने के, यानी कि भूकंप के दौरान या भूकंप से पहले या भूकंप के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ये सभी जानकारियां होनी चाहिए। आपको ये सभी जानकारियां यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वैसे हम आपको ये जानकारी कई महीने पहले कई मुख्य समाचारों में बता चुके हैं। भूकंप को लेकर देखें एक और खबर कि देश के हरियाणा में केवल एक दिन में आया दूसरी बार भूकंप। चंडीगढ़ में भी हिली धरती। जी हाँ, देश के तो बाकी जगहों पर बीते मंगलवार को एक बार भूकंप आया, लेकिन हरियाणा को लेकर बताया गया है कि वहाँ पर एक ही दिन में दूसरी बार भी भूकंप आया। देखिए अगली खबर, चीन के मून मिशन में होगा पाकिस्तानी पेलोड। पहली बार चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने का है लक्ष्य। 2024 में ये लॉन्च होगा। जी हाँ, भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बाद अब चीन भी अपना मून मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि चीन का ये मिशन पाकिस्तान का पेलोड क्यूबसेट लेकर जाएगा। चीन की स्पेस एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। बताया गया चीन का ये मिशन फिलहाल रिसर्च के फेज में है, यानी कि अभी टेस्टिंग वगैरह की जा रही है, लेकिन ये अगले साल 2024 में कभी भी लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का लक्ष्य है कि चांद का जो सबसे अंधेरा वाला हिस्सा है वहाँ की जानकारी लाना, वहाँ की तस्वीरें लाना। बाकी दोस्तों इस मिशन की जो सबसे खास बात है वो ये है, इस मिशन के जरिए पाकिस्तान का एक छोटा सैटेलाइट भी जाएगा। देखिए अगली खबर, रेलवे ने त्योहारी सीजन में चलाई 60 स्पेशल ट्रेनें। नई दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और वाराणसी के बीच ये चलेंगी। पंजाब, हरियाणा और यूपी को भी कवर करेंगी। जी हाँ, त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा और ज्यादा भीड़ भाड़ से निपटने के लिए इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी साथ ही में वाराणसी के बीच, नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी, कटरा साथ ही में वाराणसी के बीच 60 स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली वालों का फायदा होगा या जो लोग कटरा जाएंगे या वाराणसी जाएंगे तो उनका फायदा होगा, बल्कि बताया गया है इन 60 स्पेशल गाड़ियों के जरिए देश के और भी कई राज्यों को कवर किया जाएगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी। जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी उनके नंबर कुछ इस प्रकार हैं। आप नंबर के जरिए ट्रेन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली गाड़ी का नंबर है 04049, वहीं दूसरी गाड़ी है 04050, वहीं तीसरी गाड़ी है 04079, वहीं एक और गाड़ी है 01654। तो आप इन गाड़ी नंबर के जरिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये ट्रेनें कहां से होकर जाएंगी, कहां रुकेंगी, कहां के लिए क्या टाइमिंग है। ये सभी जानकारी आपको गाड़ी नंबर के जरिए मिल जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पर सभी के बारे में विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी आइए अब देखते हैं इंडियन रेलवे को लेकर ही एक बड़ी खबर। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर वर्जन कॉन्सेप्ट की तस्वीरें शेयर की। इन कोच में रूफ लाइटिंग होगी, साथ ही में बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन देश में अगले साल मार्च के महीनों तक पटरियों पर दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में बीते 3 अक्टूबर की रात 9:44 पर सोशल मीडिया पर इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट की 7 तस्वीरें शेयर की। साथ ही कैप्शन में लिखा, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन जल्दी आ रहा है 2024 की शुरुआत में। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अपने देश की फेमस ट्रेन जो कि कई तरह की सुविधाओं से लैस है, वो अंदर से भी खूबसूरत दिखती है और भारत से भी, और उस ट्रेन को हम जानते हैं वंदे भारत के नाम से। हालांकि जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि फिलहाल इस समय वंदे भारत की सभी ट्रेनें, सभी डिब्बे, सभी कोच एसी वाले हैं, लेकिन अगले साल इसका स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा। जाहिर बात है स्लीपर वर्जन होने की वजह से, एसी न होने की वजह से इनका किराया कम होगा, लेकिन अंदर की सुविधाएं आम ट्रेनों के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग होंगी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, अहमदाबाद के स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने पे हुआ बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध। गुजरात सरकार ने स्कूल के खिलाफ दिए जांच के आदेश। जी अहमदाबाद के एक निजी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़ाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल में जम के विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर अब राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 29 सितंबर को अहमदाबाद के कालोडक्स फ्यूचर स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों को नमाज पढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वीएचपी नेता स्कूल पहुंचे और स्कूल में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ भी विरोध जताया। वहीं अब स्कूल ने माफी मांगते हुए ये बात कही है कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत कुछ
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी की वजह से कार्यक्रम के दौरान नाटकीय रूप में बच्चों को नमाज पढ़वाई जा रही थी। देखिए अगली खबर। महाराष्ट्र के 2 अस्पतालों में केवल 3 दिन में गई 50 लोगों की जान, इनमें 18 बच्चे हैं। 70 मरीजों की हालत अभी भी है गंभीर। परिजनों ने लापरवाही का लगाया है आरोप। जी हाँ, महाराष्ट्र में नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में बीते 24 घंटे में 24 लोगों की जान गई है। इसी बीच एक और अस्पताल की खबर आई है जो छत्रपति संभाजीनगर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 18 लोगों की जान चली गई है। इनमें 2 नवजात हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र के 2 अस्पतालों में 3 दिनों के अंदर 50 लोगों की जान गई है। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में बीते रोज चौहान अस्पताल को लेकर हमने आपको ये खबर दी थी कि यहाँ पे जब लोगों की जान चली गई तो यहाँ के डीन ने कहा कि दवाइयों की वजह से और स्टाफ की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब ऐसा ही एक मामला एक और अस्पताल से आया है और कुल जान गंवाने वालों की संख्या 50 हो गई है। ऐसे में अब ये मामला काफी विवाद वाला हो गया है क्योंकि लोगों के परिजनों की जान जा रही है। इसी बीच परिवार वालों ने अस्पताल के प्रशासन को लेकर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। देखिए अगली खबर। वेब सीरीज में हिंसा, गाली गलौज 30% दर्शकों को पसंद है। OTT युवाओं को बना रहा है अकेला और गुस्सैल भी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने OTT यानी ओवर द टॉप देखी जाने वाली वेब सीरीज में हिंसा, गाली गलौज और सेक्स सीन से भरे कंटेंट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि OTT प्लेटफॉर्म को क्रिएटिविटी के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। OTT प्लेटफॉर्म जिससे सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनके लिए हेल्दी कंटेंट दिया जाना चाहिए। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने OTT कंपनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है। दरअसल बात यह है कि कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि OTT प्लेटफॉर्म पर हिंसक और सेक्सुअल कंटेंट की वजह से खासकर युवाओं के बर्ताव में बदलाव आ रहा है। बात बात पर लोग आक्रामक हो जा रहे हैं, खासकर जो लोग केवल OTT देखते रहते हैं। नए अध्ययन से ये भी पता चला है कि लोगों में उतावलापन बढ़ रहा है। घर परिवार से वो लोग कट जा रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उन लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर OTT प्लेटफॉर्म का बर्ताव ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कुछ नए फैसले आ सकते हैं इनके खिलाफ, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी चीजें रिलीज की जाती हैं उनको सेंसर नहीं किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जो फिल्में सिनेमा हॉल के लिए बनती हैं, जिनको सिनेमा हॉल पे भी रिलीज होना होता है, तो उनको सेंसर बोर्ड द्वारा चेक किया जाता है। चेक करने के दौरान बहुत सारे डायलॉग को, बहुत सारे सीन्स को हटा दिया जाता है जो कि सही नहीं होते हैं, चाहे वो अडल्ट्री को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म के वीडियो होते हैं उनको चेक नहीं किया जाता है। इसी की वजह से OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज में भर भर के आपको गालियां देखने को मिलती हैं, उल्टे सीधे सीन देखने को मिलते हैं। तो अगर इन लोगों का बर्ताव ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में इन्हें लेकर कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार दूसरी बार नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही में सरकार ने ये भी कह दिया है कि आप क्रिएटिविटी दिखाने के नाम पर यानी कि टैलेंट दिखाने के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा सकते। देखिए अगली खबर। मुंबई में बच्चा बेचने वाला रैकेट पकड़ा गया, 6 महिलाएं हुई गिरफ्तार। गिरोह में एक फर्जी डॉक्टर भी है। जी हाँ, मुंबई में बीते मंगलवार 3 अक्टूबर को एक बच्चा बेचने का गिरोह पकड़ा गया। इसमें 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने एक नवजात को 5 लाख रुपए में बेचा था। गिरोह में एक फर्जी डॉक्टर भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रॉम्बे में एक फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, यहाँ से एक बच्चे को बिना किसी डॉक्यूमेंट के 5 लाख रुपए में बेचा गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बच्चों को चुराने या बेचने का काम महिलाओं द्वारा किया जा रहा था, जो अपने आप में ही महिला है और वो जानती है शायद कि माँ का दर्द क्या होता है। इसके बावजूद भी देखिए अगली खबर। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के विज्ञापन को लेकर हुआ विवाद। अब फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। जी हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कि कैट ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के खिलाफ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। कैट ने फ्लिपकार्ट के आगामी बिग बिलियन डेज सेल को लेकर जारी विज्ञापन को भ्रामक बताया है, जिसका प्रचार अमिताभ बच्चन जी ने किया है। आसान शब्दों में कहें तो शिकायत में कहा गया है कि विज्ञापन में एक जगह अमिताभ बच्चन उपभोक्ताओं से कह रहे हैं कि बिग बिलियन डे सेल में मोबाइल पे जो डील ऑनलाइन मिल रही है वो रिटेल स्टोर्स पर ऑफलाइन उपलब्ध नहीं होगी। तो कैट संगठन का कहना है, जो कि व्यापारियों का संगठन है, दुकान वालों का संगठन है, उसका कहना है कि फ्लिपकार्ट अमिताभ बच्चन के जरिए मूल्यों को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम फैला रहा है, जो कि कानून का उल्लंघन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मोबाइल आपको ऑनलाइन जितने में मिल रहा है तो वो ऑफलाइन ना मिले, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन आपको उससे भी सस्ता मिल सकता है। तो इसी की वजह से जो व्यापारियों का संगठन है कैट, उसने कहा है कि ये वाला प्रचार वापस लिया जाए, क्योंकि इसके जरिए अमिताभ बच्चन की आवाज में, उनके फेस में ऐसा कहलवाया गया है, उनसे ऐसा प्रचार करवाया गया है कि सबसे अच्छी डील केवल ऑनलाइन ही मिलेगी। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से ज्यादा सस्ता सामान ऑफलाइन मिलता है या ऑनलाइन, यानी कि दुकान पर जाकर खरीदने पर या फिर ऑनलाइन बुक करने पर। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अब आगे देखना यह है कि कैट संगठन द्वारा जो शिकायत की गई है तो इस पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए अगली खबर। आज सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम, छापेमारी है जारी। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर आज बुधवार की सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम घर की तलाशी ले रही है। काफी देर से ईडी की टीम घर के अंदर मौजूद है। आपको बता दें, ये खबर बिल्कुल सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच आई है।
देखिए अगली खबर, जुडिशरी यानी कि कोर्ट में भी है करप्शन। इस बयान पे अब सीएम गहलोत ने मांगी है माफी। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा, जो कुछ भी मैंने कहा था वो मेरे विचार नहीं थे। देखिए अगली खबर, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए फ्लाइट टिकट हुई बुक। 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। वो 4 साल बाद पाकिस्तान लौट रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आने वाले 21 अक्टूबर को 4 साल बाद लंदन से वापस लौटेंगे। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट के टिकट बुक कर लिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया एरी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज पहले लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ से वो लाहौर के लिए फ्लाइट बोर्ड करेंगे। बताया गया लगभग 4 साल के बाद नवाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान आएंगे, यानी कि वो बीते 4 साल से देश के बाहर हैं, खास करके जब इमरान खान की सरकार थी उस समय से ही। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान में उनकी पार्टी का बोलबाला हो गया है, उनका कब्जा जम गया है, तो शायद इसी वजह से वो वापस आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, असम जेल में अमृतपाल सिंह ने की भूख हड़ताल। जेल में 9 साथियों और बाहर पत्नी ने भी खाना छोड़ा, कहा वकील को मिलने से रोका। जी हाँ, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके 9 साथियों ने असम के डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर भी पति के समर्थन में जेल के पास भूख हड़ताल पे बैठ गई है। उनका कहना है कि उसे उसके चुने हुए वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से ये भूख हड़ताल की जा रही है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमृतपाल को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए में पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो असम जेल में बंद है। देखिए अगली खबर, मिस्र में मां ने खाया 5 साल के बेटे का सिर। कोर्ट ने उसे अब पागल घोषित कर दिया है। परिवार को बाल्टी में मिले थे शव के टुकड़े। जी हाँ, मिस्र में एक महिला अपने 5 साल के बच्चे की जान लेकर उसका सिर खा गई है। इसके बाद वहाँ की कोर्ट ने बीते 30 सितंबर को महिला को पागल घोषित कर दिया। महिला का नाम हना मोहम्मद हसन बताया गया है। घटना मिस्र के फासूक इलाके की है। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया गया है कि आरोपी हना हसन ने अपने बच्चे को पागलपन की हालत में मार डाला है। अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए। जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला ने एक छुरी ली और अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने बेटे के सिर पे 3 वार किए, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हना ने सबूत मिटाने की कोशिश में यूसुफ के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। खाना पकाने से पहले स्टोव पर उबलते हुए पानी में बेटे का सिर रख दिया और उसे खाया भी। अब दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई पागल होगा तो वो सबूतों को क्यों मिटाएगा? तो ये वाला मामला भी लोगों के जहन में आ रहा है। बताया गया बच्चे का नाम यूसुफ था। जान लेने के मामले में उसकी मां पे तब शक किया गया जब बच्चे के चाचा ने घर की बाल्टी में बच्चे के शरीर के कुछ टुकड़े देख लिए। वहीं इस महिला को लेकर ये भी बताया गया है कि ये पति से तलाक लेने के बाद अपने बच्चे के साथ अकेले रह रही थी। देखिए अगली खबर, तेलंगाना में पीएम मोदी ने की चुनावी सभा। का एक गुजराती बेटे पटेल ने आपको आजादी दिलाई, अब दूसरा गुजराती बेटा विकास के लिए आया है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बारे में कहा। पूरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद तेलंगाना पहुंचे। यहाँ निजामाबाद में उन्होंने कहा कि तेलंगाना को एक गुजराती बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी दिलाई थी, अब दूसरा गुजराती बेटा विकास के लिए आया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो तेलंगाना उसी में से एक है। देखिए अगली खबर, जियो ने HSBC बैंक से 16,640 करोड़ रुपए का लोन लिया। 5G गियर खरीदने के लिए फंड का यूज करेगी कंपनी, ताकि आने वाले दिनों में जियो की जो 5G सर्विस है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। इसी की वजह से ये लोन लिया गया है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी को मिले तोहफों का ई ऑक्शन हुआ शुरू। इस बार 912 आइटम नीलाम होंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को मिले समृद्धि चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 5 साल में पहली बार सबसे कम 912 आइटम के लिए बोली उपलब्ध है, जिनका बेस प्राइस 700 रुपए है और मैक्सिमम प्राइस 65 लाख रुपए है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी को कई सारे लोग, कई देश के बड़े बड़े नेता कई तरह के तोहफे देते हैं और ये तोहफे हर महीने हर साल आते हैं। अब ऐसे में इतने तोहफों को कहाँ पे रखा जा सकता है? इसी की वजह से इसकी नीलामी कर दी जाती है, ताकि ये तोहफे आम जनता में बढ़ जाए, जो भी खरीदना चाहे। देखिए अगली खबर, न्यूज क्लिक वेबसाइट के फाउंडर पुरकायस्थ और HR हेड हुए गिरफ्तार। गैर कानूनी गतिविधि और चीनी फंडिंग केस में छापा पड़ा है। देखिए अगली खबर, अभिषेक बनर्जी को घसीट कर ले गई पुलिस। वहीं महुआ मोइत्रा को गोद में उठाकर कस्टडी में लिया गया। मनरेगा में फंड के लिए ये लोग धरना दे रहे थे। जी दिल्ली पुलिस ने कृषि भवन पर धरना पर बैठे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत TMC नेताओं को कस्टडी में ले लिया है। ये सभी नेता केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री निरंजन ज्योति से मुलाकात न होने पर कृषि भवन में ही धरने पे बैठ गए थे। देखिए अगली खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले हफ्ते से बढ़ेगी सर्दी, हो जाएं तैयार। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से दिल्ली वासियों को अक्टूबर की शुरुआत से ही ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन के समय में अभी भी काफी गर्मी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है और अनुमान है कि अगले हफ्ते से दिल्ली के टेम्परेचर में तेजी से गिरावट आएगी। दिल्ली के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी ठंड का मौसम लोगों के दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। अभी हाल ही में हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था, इस महीने के तीसरे हफ्ते तक ठंड का मौसम लगभग आ जाएगा। लेकिन अब मौसम विभाग ने इस बात को और क्लियर करते हुए कह दिया है कि अगले हफ्ते से ही ठंड पड़ने लगेगी, यानी कि शुरुआत हो जाएगी। अब दोस्तों मौसम की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथ तो अगली खबर में बताते हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही में पूर्व उत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना
संभावना है। इसके अलावा भी तेलंगाना, कोंकण और गोवा, साथ ही में पूर्वी विदर्भ, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालय में आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।